हेलो स्टूडेंट्स। अपने ट्वेल्थ आरबीएससी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे। पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स एंड असेंट ऑफ सैप, ये टॉपिक चल रहा था अपना, जिसमें अपने जो लास्ट वीडियो थी उस वीडियो में अपने पादपों में जल अवशोषण, जल का मार्ग, जल अवशोषण करने वाले अंग, जल अवशोषण की क्रियाविधि जिसमें सक्रिय और निष्क्रिय जल अवशोषण ये देख लिया था। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है पादपों में जल का मार्ग। यहाँ पादपों में जल के मार्ग से तात्पर्य ये है, मीन्स ये है कि जब मूल रोम जल को अवशोषण करेंगे, क्योंकि अपने देखा था पीछे कि जल का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है, मूल रोमों के द्वारा। तो मूल रोमों से जल अवशोषित होकर जाइलम तक पहुंचेगा और जाइलम जो है वो उस जल को प्लांट के जो अदर पार्ट्स हैं ऊपर वाले उन तक पहुंचाने का जो काम करेगा। तो प्लांट्स में मूल रोम से जाइलम तक जो जल का रास्ता है, जो उसका पथ है, वो अपने आज के इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक की जो हेडिंग है वो है पादपों में जल का मार्ग। ये डायग्राम के आगे अपने उसकी जो वर्णन है वो डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। अभी सिर्फ अपने जो इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पादपों में जो जल का मार्ग यानी मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल जो है वो जाइलम तक 3 तरीके से पहुंचता है। फर्स्ट जो है वो है अपलवक, उस पाथवे को कहा जाता है एपोप्लास्ट, ये ग्रीन कलर में जो आपके सामने लिखा हुआ है। सेकंड जो है वो है सिम्प्लास्ट, इसको संलवक कहा जाता है। थर्ड जो है वो है वैक्यूलर, इसको रिक्तिका में या रसदानीय कहा जाता है। अब सबसे पहले अपने बात करते हैं अपलवक या एपोप्लास्ट की। देखिए, कोई भी मूल रोम की जो कोशिकाएं जब जहाँ तक वो जाइलम तक पहुँचेगी तो उसको 4 तरह की वहाँ उसमें जो परतें पाई जाती हैं। जैसे सबसे बाहर जो होती है वो एपिडर्मिस होती है, ये वाली जो आपको पहली ये दिख रही है ये एपिडर्मिस है। सेकंड जो है ये बीच में पूरी ये कॉर्टेक्स की कोशिकाएं होंगी। थर्ड वन जो है ये एंडोडर्मिस होंगी और फोर्थ जो है वो पेरीसाइकिल होंगी और पेरीसाइकिल से आगे जो है वो जाइलम तक जल जो है पहुँचेगा। अब अपने को ये देखना है, ये मैं यहाँ लिखा हुआ नहीं है, आप इसको नोट कर सकते हो कहीं भी। ये एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स है पूरी की पूरी, और ये जो है ये एंडोडर्मिस है और ये जो है ये आगे पेरीसाइकिल है, परिरंभ है। फिर अपने 11th क्लास में जब एनाटॉमी पढ़ी थी तो वहाँ देखा था कि जो एंडोडर्मिस होती है उसमें कैस्पेरियन पट्टियाँ पाई जाती हैं, ये रहा। लिग्निन व सुबेरिन का जमाव हो जाने से वाटर जो है वो आर पार अपने को नहीं जाने देती। जहाँ अपने मार्ग कोशिकाएं पढ़ा था कि प्रोटोजाइलम के सम्मुख जो एंडोडर्मिस होती है वहाँ कैस्पेरिन पट्टियाँ नहीं पाई जाती, ऐसा आपने 11th क्लास में पढ़ा था। अब प्लाज्मोडेस्मेटा, यहाँ पहले स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है सारी वो देख लेते हैं। किन्हीं भी दो पादप कोशिकाओं के बीच जो छिद्र होते हैं जिनके द्वारा वो पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं, ये छिद्र दिखाई दे रहे हैं जो, इन स्थानों को, इन छिद्रों को कहा जाता है जीवद्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेस्मेटा। फिर अपने को पता है कि पादप कोशिका का जो अधिकांश भाग होता है बीच में वो रिक्तिका, खाली स्थान होता है। अबाउट 75 to 85% भाग जो खाली होता है पादप कोशिका में, बड़ी एक रिक्तिका पाई जाती है। तो ये जो बड़ी आपको बीच में दिखाई दे रही है ये वाली ये रिक्तिका है। रिक्तिका की जो झिल्ली होती है उसको अपने पता है टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो और ये जो बाहर आपको ये सेल वॉल और ये बीच में इसके कोशिका द्रव्य आदि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब अपने देखते हैं कि ये जो तीनों तरह के पाथवे हैं, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और वैक्यूलर, ये कैसे कैसे आगे जल को पहुंचाने का काम करेंगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं एपोप्लास्ट। देखो जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ भी जहाँ ग्रीन कलर आपको दिखेगा ये देखिए, मूल रोम से जल जो है, ये जो निर्जीव स्थान है जितने भी, जो कि मैंने ये बताया ये कोशिका भित्ति है, तो ये कोशिका भित्ति में से होता हुआ, कोशिका भित्ति और अंतर कोशिकीय जो स्थान होंगे उनसे होता हुआ जल आगे बढ़ रहा है, ये देखिए। लेकिन यहाँ दिक्कत ये हुई कि एंडोडर्मिस जैसे ही आई तो वहाँ पर क्या आ जाती है, कैस्पेरिन पट्टियाँ जो जल को यहाँ से आगे नहीं जाने देती। तो यहाँ पर कुछ स्पेस पर जल जो है वो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जीवद्रव्य कला के अंदर प्रवेश करेगा और फिर से वापस किस में चला गया, कोशिका भित्ति में चला गया। क्योंकि ये कुछ समय के लिए यहाँ पर कोशिका कला में प्रवेश कर रहा है, कोशिका झिल्ली में प्रवेश कर रहा है, तो इस कारण इस तरह के पथ को, इस तरह के मार्ग को पारकला पथ या ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे भी कहते हैं। ये अपने आगे जब डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो वहाँ आ जाएगा। उसके बाद ये वापिस से वहाँ कोशिका भित्ति ऊपर, ये थोड़ा गलत बन गया, ऊपर की ओर होता हुआ ये निर्जीव माध्यम से होता हुआ कहाँ तक जा रहा है, जाइलम तक। तो एपोप्लास्ट के बारे में आपको ये पता लगी होगी बात। सबसे पहला
कि एक तो ये निर्जीव पथ है, पहली बात। तो दूसरा, इसमें किस किस का कहाँ कहाँ से गया। एक तो जल जो है वो कोशिका भित्ति, फिर अंतराकोशिकीय जो स्थान है, और जहाँ एंडोडर्मिस आई जिसमें कैस्पेरिन पट्टियाँ थी, वहाँ कुछ समय के लिए कोशिका कला के माध्यम से होता हुआ जाइलम तक पहुँचता है। तो इस कारण इस पाथवे को, क्योंकि कोशिका कला में से गया है तो कुछ समय के लिए, तो इसलिए इसको ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे या पारकला पाथवे भी कहा जाता है। सेकंड नंबर पर अपने, और एक बात याद रखना कि प्लांट्स में जो मैक्सिमम वाटर जाइलम तक जाता है वो इसी पाथवे के थ्रू जाता है। कौन से पाथवे के थ्रू? एपोप्लास्ट। ये इसमें इस काम हेतु किसी तरह की कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, ये याद रखना। उसके बाद सेकंड नंबर जो अपना आता है वो है सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट रेड कलर में लिखा हुआ है। रेड कलर के आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, ये जो ऊपर की ओर, ये वाला, और ये किसके थ्रू? प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू। तो यहाँ से ये जाता हुआ प्लाज्मोडेस्मेटा, फिर आगे ये, और यहाँ से होता हुआ जाइलम तक पहुँचता है। तो आपको दिख रहा होगा कि कहाँ कहाँ से जा रहा है। ये कोशिका द्रव्य है, तो कोशिका द्रव्य में से जा रहा है, और प्लाज्मोडेस्मेटा में से, यानी जो सजीव भाग है किसी भी पादप कोशिका का, तो ये सजीव लिविंग पाथवे है किसी भी वाटर को जाइलम तक पहुंचने का, ये लिविंग पाथवे कहलाता है। जो पहले वाला आपने पढ़ा है वो नॉन लिविंग पार्ट यूज हो रहे थे उसमें, तो इसलिए वो नॉन लिविंग पाथवे था। तो अगर जल जो है वो कोशिका द्रव्य और प्लाज्मोडेस्मेटा या जीव द्रव्य तंतु भी बोलते हैं इनको, तो जीव द्रव्य तंतुओं के माध्यम से होता हुआ जाइलम तक पहुंचता है, तो इस तरह का पाथवे जो है वो संलवक या सिम्प्लास्ट कहलाता है। क्योंकि कोशिका द्रव्य से होकर जा रहा है, तो आपको पता है कि जब तक इसका कोशिका द्रव्य पूरा नहीं होगा, यानी कि इसकी जो ये कोशिका अपनी पूरी फूली हुई अवस्था में नहीं आएगी, तब तक ये जल को जो आगे नहीं देगी। तो और कोशिका में बहुत सारे यहाँ कोशिकांग भी होंगे, तो ये जो रास्ता है ये जल के जाइलम तक पहुंचने का सबसे मुश्किल रास्ता माना जाता है। सबसे अधिक जो प्रतिरोध वाला रास्ता इसी को माना जाता है। नेक्स्ट जो थर्ड वन आपके पास दिया हुआ है वो है वैक्यूलर, या इसको रिक्तिका रसदानियां बोलते हैं। अब जब जल जो है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाएगा, तो किस किस माध्यम से जाएगा आप देख सकते हो। ये जो झिल्ली थी इसको टोनोप्लास्ट बोला था, तो ये टोनोप्लास्ट में गया। टोनोप्लास्ट के बाद आप देख सकते हो कि ये जो रसदानी है इसमें गया। यहाँ से होता हुआ ये फिर किस में गया, ये जो आपको बीच में दिखाई दे रही है ये वापिस से कोशिका झिल्ली है। तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ से होता हुआ फिर टोनोप्लास्ट, फिर रसदानी। ये इस पथवे अगर यूज होता है जल के जाइलम तक पहुँचने का, यानी कि रिक्तिका के माध्यम से जाता है, तो इस तरह का पाथवे जो है उसको कहा जाता है वैक्यूलर या रिक्तिका या रसदानीय पथ या रास्ता। तो ये तीन तरह के पाथवे हैं वाटर के जाइलम तक पहुंचने के। कहाँ से? मूल रोम द्वारा अवशोषित जल जाइलम तक पहुंचने का जो मार्ग है वो तीन तरह का हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डायग्राम से मोस्टली चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आगे अपने थ्योरी से वो समझ आपको आ जाएगा। अब अपने ये देखते हैं पादपों में जल का मार्ग। तो पादपों में जल का मार्ग, जो पादपों में मूल रोम से मूल के जाइलम तक जल के प्रवाह को लेटरल फ्लो या पार्श्वीय प्रवाह कहते हैं। ये पार्श्वीय प्रवाह तीन पथों का अनुसरण करता है: अपप्लवक, एपोप्लास्ट, संलवक सिम्प्लास्ट, और रसदानीय वैक्यूलर। तो सबसे पहले अपने देखते हैं एपोप्लास्ट या अपप्लवक। देखिए, जो बातें बताई वही लिखी हुई मिलेगी यहाँ पर। जब जल का प्रवाह निर्जीव कोशिका भित्ति एवं कोशिकाओं के बीच जो अंतर कोशिकीय स्थान है वहां से हो, तो इस मार्ग को एपोप्लास्ट पथवे कहते हैं। जल का प्रवाह अनियंत्रण व विसरण द्वारा होता है, विसरण द्वारा जल आगे बढ़ता है। उसके बाद फिर जो बताया था कि मूल की जो एंडोडर्मिस की कोशिकाएं हैं उसकी कोशिका भित्ति पर सुबेरिन का जमाव होने के कारण जो कैस्पेरिन पट्टियां बनी थी वो पाई जाती हैं। इस कारण अंतस्थ त्वचा में अपप्लवक पथ द्वारा जल प्रवाह नहीं होता, यानी एपोप्लास्ट पाथवे का यूज नहीं होता। अब फिर कैसे होगा वहां पर? तो अंतस्थ त्वचा की एंडोडर्मिस की कोशिकाओं में जल का प्रवाह कोशिका कलाओं द्वारा होता है। जल प्रवाह के इस मार्ग को पार कला पथ, ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे कहते हैं। जो बातें बताइए वही एजिट यहाँ पर लिखी हुई मिलेंगी आपको। सेकंड जो पाथवे है वो है संलवक या सिम्प्लास्ट पाथवे। जब जल का प्रवाह एक कोशिका की, ये तो ध्यान रखना ये लिविंग पाथवे है, वो पीछे वाला नॉन लिविंग था। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीव द्रव्य तंतु यानी प्लाज्मा डेस्मेटा व जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य बोल सकते हो से होता हुआ होता है,
तो जल प्रवाह के इस मार्ग को सिंपलेस्ट पाथवे कहते हैं। ये मार्ग अधिकतम गतिरोध वाला होता है। वह सजीव पथ लिविंग बता ही दिया था। जल प्रवाह के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और किसके द्वारा होता है? प्रासरण के द्वारा होता है, क्योंकि जब प्रासरण एक कोशिका से अगली कोशिका में कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो विलयन में जल का प्रवाह होगा यहाँ से। उसके बाद थर्ड वन जो अपने देखा वो था वैक्यूलर या रसदानीय बोला उसको। इसको भी आपको एज इट जैसे पहले पॉइंट बने हुए थे उसके वैसे लिखना है एक एक लाइन में। इस प्रकार के प्रवाह में जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीव द्रव्य कला जो दोनों कोशिकाओं के बीच में थी वहां से जाएगा, न कि प्लाज्मोडेस्माटा, यानी वो जीव द्रव्य तंतुओं से नहीं जा रहा था, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीव द्रव्य कला के द्वारा जा रहा था। इसके पश्चात टोनोप्लास्ट व रसदानी। टोनोप्लास्ट आपको बताया था वैक्यूल जो होती है उसकी भित्ति जो झिल्ली होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। वह रसदानी से भी जल गुजरता है। ये प्रक्रिया भी प्रासरण द्वारा संपन्न होती है और इसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और सबसे ज्यादा अगर पूछे तो सबसे ज्यादा जल का जो प्रवाह होगा वो एपोप्लास्ट पाथवे से होता है। तो ये 3 तरह के पाथवे हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है इस चैप्टर में वो आता है जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी वाटर एब्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो अपने पास 4 फैक्टर दिए हुए हैं अपने सामने। सबसे पहला है प्राप्य मृदा जल, अवेलेबल सॉइल वाटर। सेकंड जो है मृदा वातन, सॉइल एरिएशन बोलते हैं। थर्ड जो है सॉइल टेम्परेचर है। और फोर्थ जो है मृदा विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन। तो ये 4 पॉइंट है। सबसे पहले इनको एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो अपने पास दिया हुआ है वो है प्राप्य मृदा जल, अवेलेबल सॉइल वाटर। देखो प्लांट के लिए अपने स्टार्टिंग में देखा था कि सिर्फ केशिक जल जो होता है वो ही प्राप्य मृदा जल होता है जो आसानी से पादपों को उपलब्ध होता है। अब मृदा जल जो है इसको 2 तरह से अपने 2 टर्म है यहाँ पर। एक तो मृदा की जल धारण क्षमता। देखो मृदा की जल धारण क्षमता तो सिंपल सी बात है कि मृदा कितना जल जो है अपवाहित जल के बाद, यानी कि जो जल बहकर चला गया उसको छोड़कर कितना जल जो है वो अपने पास रख सकती है, कितने जल को धारण कर सकती है, इसको मृदा की जल धारण क्षमता कहा जाता है। और सेकंड जो है वो है स्थायी म्लानी प्रतिशतता। स्थायी म्लानी प्रतिशतता वो होती है कि मृदा के पास जल की वह मात्रा जिसको अब पादप अवशोषित नहीं कर पा रहे। फिर से सुनिए, मृदा के पास जल की वह मात्रा जिसको अब पादप अवशोषित नहीं कर सकते और जल की कमी के कारण पादप की पत्तियां प्रथम बार विल्टिंग शो करती है, मुरझाना शो करती है, उसको बोलते हैं स्थायी म्लानी प्रतिशतता। तो ये दोनों की डेफिनेशन आगे दी हुई है अपने पास। देखो जब गुरुत्व बल द्वारा मृदा से जल के सीपेज अवस्त्राव के बाद मृदा में जल की जो मात्रा शेष रह जाती है, यानी मृदा ने जिसको होल्ड कर लिया ऊपर, उसे ही मृदा की जल धारण क्षमता या क्षेत्र क्षमता कहते हैं। और स्थायी मुरझान प्रतिशतता या स्थायी म्लानी प्रतिशतता क्या होती है? जब भूमि स्थित पादपों की पत्तियां पहली बार स्थायी मुरझान या म्लानी प्रदर्शित करती है तब मृदा में उपस्थित जल की जो प्रतिशतता होती है उसको कहते हैं स्थायी मुरझान प्रतिशतता। जैसे मैंने अभी बताया कि वाटर अवेलेबल तो है सॉइल के पास, लेकिन उस सॉइल से वाटर को प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे और ना करने के कारण प्लांट की पत्तियां जो प्रथम बार स्थायी परमानेंट विल्टिंग या स्थायी मुरझान शो करती है तब जो पानी की प्रतिशतता थी उसको कहा जाता है स्थायी मुरझान प्रतिशतता। तो ये पहला फैक्टर हुआ। सेकंड जो फैक्टर है वो है मृदा वातन, सॉइल एरिएशन। देखो बहुत सारी मिट्टियां जो हैं उनका अलग अलग सॉइल एरिएशन होता है, मृदा वातन की उनमें क्षमता होती है। आपने देखा होगा जो सेम का एरिया होता है जहाँ पानी खड़ा रहता है तो वहाँ सॉइल को क्योंकि एयर ही नहीं मिल पाती तो इसी कारण वहाँ पर जो प्लांट है वो ग्रोथ नहीं कर पाते। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें इसके लिए सॉइल को एयर का मिलना बहुत ही जरूरी होता है। तो पादपों से पर्याप्त मात्रा में जल अवशोषण के लिए आवश्यक है कि मृदा वातन अच्छा हो, मिट्टी को अच्छी तरह से जो वायु मिले। तभी अपने कोई भी फसल जब बोते हैं तो उससे पहले खेत को अच्छी तरह से क्या करते हैं, जोतते हैं, ताकि जो प्लांट्स होंगे वो वाटर को इजिली एब्जॉर्ब कर सकें, उनको सॉइल को जो एरिएशन उसका हो सके। जैसे दोमट मिट्टी जो है इसमें अच्छा मृदा वातन होता है। जब मृदा जलक्रांत होती है, मतलब सेम वाला जो बात बताई, तो मृदा वातन का वहां अभाव हो जाता है जिससे जल का अवशोषण बहुत ही कम या नगण्य हो जाता है। तो ये दूसरा फैक्टर इफेक्ट करता है। थर्ड वन अपने पास जो है वो है मृदा तापमान, सॉइल टेम्परेचर। पर्याप्त मात्रा में जल के अवशोषण के लिए
मृदा के लिए जो अनुकूलतम तापमान है वो 20 to 30 या 20 to 35 भी लिखा वो मिलता है, होना आवश्यक है। अगर इससे कम या अधिक होगा तो जल का अवशोषण भी उससे क्या होता है, इफेक्ट होता है, डिक्रीज होता है। फोर्थ अपने पास है मृदा विलयन की सांद्रता। देखो मृदा विलयन का मतलब यह है कि मृदा में जो पानी है उसमें कितने लवण जो हैं वो घुले हुए हैं। अगर उसमें लवणों की मात्रा अधिक होगी उस जल में, तो अपने को पता है कि जब लवण ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर डीपीडी जो है वो बढ़ जाएगी, और डीपीडी बढ़ जाएगी तो डीपीडी, बढ़ी हुई डीपीडी से कम डीपीडी की ओर विलायक के अणु नहीं जाते, कम डीपीडी से बढ़ी हुई डीपीडी की ओर। जैसे अपने पीछे देखा था डीपीडी वाला कंसेप्ट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, विसरण दाब न्यूनता, डिमांड ऑफ वाटर, जिसको अपने कहा था। क्योंकि जब जल में, जो सोइल में जल है, अगर उसमें लवण ज़्यादा घुल जाएंगे तो वो अधिक सांद्र हो जाएगा, और सांद्रता ज़्यादा होगी तो अपने को पता है कि वहाँ की जो डीपीडी है वो बढ़ जाएगी, और डीपीडी बढ़ी हुई होगी तो वो अपने में से कभी भी वाटर को बाहर नहीं जाने देगी। तो जब मृदा में खनिज लवणों की मात्रा अधिक होती है तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है, और अगर अधिक सांद्र विलयन होगा तो उससे जल का अवशोषण क्या होगा, कम होगा। जब जल मृदा विलयन जो तनु होगा, मतलब उसमें कम लवण घुले हुए होंगे, तो जल अवशोषण जो है वो तीव्र होता है। तो ये 4 कारक हैं जो जल अवशोषण को प्रभावित करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये अपना जल अवशोषण जो है इसका पहला टॉपिक वो कंप्लीट होता है। अब इसका अगला जो नेक्स्ट चैप्टर के आपको जो हेडिंग थी उसमें देखा था वाटर एब्जॉर्प्शन, जल का अवशोषण व रसारोहण, और रसारोहण जो है यानी सेंट ऑफ सैप जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।